हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में साइंस विषय के टॉप 50 प्रश्न हम लेकर आए हैं। आपको हर प्रश्न का आंसर कमेंट करना है और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, आपका स्कोर क्या रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि तेज एजुकेशन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ और आपकी फ्री प्रैक्टिस करवाई जाती है। सबसे पहला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, अर्थात गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया। विकल्प है कि गैलीलियो गैलीली ने दिया, या फिर आइजैक न्यूटन ने, या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या फिर चार्ल्स डार्विन ने दिया था। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये आइजैक न्यूटन भाई साहब ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में मानव शरीर रचना का अध्ययन किया जाता है, या फिर पौधों का, या शुद्ध मात्रिकी का, या फिर मानव मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि पादप विज्ञान में जो है पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है अगला कि परमाणु त्रिज्या किस में मापी जाती है, इसकी यूनिट क्या होती है। भाई परमाणु त्रिज्या मापने की मिलीमीटर में मापा जाता है, या फिर सेंटीमीटर में, या फिर किलोग्राम में परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, या फिर नैनोमीटर में मापा जाता है। तो बेहद आसान है, अच्छे से याद रखिएगा कि नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। मुझे उम्मीद है कि सभी का सही होगा, कमेंट जरूर करते रहें। प्रश्न है कि किसी कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है भाई। कोशिका द्रव्य को कहा जाता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, या फिर केंद्रक को कहा जाता है, या फिर अंतः प्रद्रव्य जालिका को कहा जाता है। तब याद रखिएगा कोशिका के पावर हाउस के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। ठीक, विकल्प बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है क्या कहलाता है, बताइएगा। बल और विस्थापन का गुणनफल संवेग होता है, या त्वरण, कार्य होता है, या फिर भार। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है ये कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। भाई पेशी ऊतक 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो पेशी ऊतक होते हैं ये बेचारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भाई, 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट कौन कौन से होते हैं पेशी ऊतक। एक तो रेखित पेशी ऊतक, आरेखित पेशी ऊतक और हृदय पेशी ऊतक। ये 3 प्रकार के जो है पेशी ऊतक होते हैं। प्रश्न है कि विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहा जाता है। गति कहा जाता है, या संवेग, विस्थापन कहा जाता है, या फिर वेग। तो विस्थापन के परिवर्तन की जो दर होती है ये वेग कहलाती है। क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, और हाँ ये भी अच्छे से याद रखिएगा कि वेग जो है एक सदिश राशि होती है। कैसी होती है, सदिश राशि होती है। प्रश्न है कि केसिन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है। भाई केसिन प्रोटीन बताइएगा। केसिन प्रोटीन मांस में पाया जाता है, या फिर गाजर में, सोयाबीन में पाया जाता है, या फिर दूध में। तो आप याद रखिएगा कि केसिन प्रोटीन जो है ये दूध में पाया जाता है। किसमें, हमारे दूध भाई साहब में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, देखिए एक फैक्ट और याद रखिएगा कि ये जो केसिन प्रोटीन होता है दूध में पाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन दूध का जो सफ़ेद रंग होता है इस बेचारी केसिन नामक प्रोटीन के कारण ही होता है। ठीक है, अगर केसिन प्रोटीन नहीं होगा तो आपका दूध पता नहीं कैसे रंग का होगा भाई। ठीक है, तो इसके कारण ही सफ़ेद रंग का दूध होता है। प्रश्न है कि सभी बलों में क्या होता है भाई, परिमाण और दिशा दोनों, या घनत्व या दिशा, या फिर परिमाण। तो आप याद रखिएगा कि सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, फोर्स जब लगाया जाता है तो इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। अगला प्रश्न है कि गुणसूत्र किससे संबंधित है। विकल्प है कि यह श्वसन से संबंधित होता है गुणसूत्र, या फिर स्वांगीकरण से, या फिर आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से, या फिर पोषण से संबंधित होता है गुणसूत्र। तो भाई गुणसूत्र जो होता है ना ये आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से होता है। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न है, देखिएगा, लेकिन उससे पहले गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के संचरण से संबंधित होता है, और ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि गुणसूत्र भाई साहब का जो निर्माण है ना ये डीएनए से,
और प्रोटीन से होता है। किससे होता है? डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए तैयार हो जाता है। गुणसूत्र की जो खोज है ये जो है स्ट्रेस बर्गर को जो है इसका श्रेय दिया जाता है। गुणसूत्र की खोज का श्रेय किसे? स्ट्रेस बर्गर को दिया जाता है। बेचारे ने गुणसूत्र की खोज की थी तो इसको बड़ा स्ट्रेस हुआ था, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। स्ट्रेस बर्गर खाते खाते बड़ा स्ट्रेस हुआ था और इसने क्या है, गुणसूत्र की खोज कर दी थी बेचारे ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रेस बर्गर ने जो है गुणसूत्र की खोज कर डाली बर्गर खाते खाते स्ट्रेस में। देखो प्रश्न है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है भाई? टिंडल प्रभाव यह परावर्तन से संबंधित है, टिंडल प्रभाव, या प्रकीर्णन से, या परिक्षेपण से, या फिर अपवर्तन से संबंधित है। तो आप याद रखिएगा ये प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई थी भाई? सिस्टेमा नेचुरी एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई? जॉन रे के द्वारा, या फिर अरस्तु भाई साहब के द्वारा, या फिर कैरोलिनियस भाई साहब के द्वारा, कैरोलस, या फिर हैकेल के द्वारा। तो आप याद रखिएगा ये कैरोलस लीनियस के द्वारा जो है सिस्टेमा नेचुरी किताब लिखी गई। आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि कैरोलस लीनियस को जो है वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। अब चलिएगा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं भाई? बताइएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी हैं? अल्फा तरंगें, श्रव्य तरंगें, एक्स किरणें, या बीटा किरणें? तो आप याद रखिएगा कि एक्स किरणें जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिएगा, गामा किरणें हुई, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगें, रेडियो तरंगें, ये सब की सब कैसी हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह भाई, जंतुओं का सबसे बड़ा समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेमेटोडा या ऑर्थोपोडा, एनिलिडा या मोलस्का? तो आप याद रखिएगा ऑर्थोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा एक समूह है। प्रश्न है कि कार्य करने की जो दर होती है क्या कहलाती है भाई? तो आप याद रखिएगा कार्य करने की जो दर होती है ये शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। प्रश्न है, हाँ, और इसका मात्रक क्या होता है भाई? देखिए कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है, इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वाट होता है। यह एक अदिश राशि होती है। प्रश्न है कि मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है भाई? इसे कोडलिंग कहते हैं या फिर गोसलिंग, फिंगरलिंग कहते हैं या हेचलिंग कहते हैं? तो मगरमच्छ के बच्चे को जो है हेचलिंग कहते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? हेचलिंग। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है भाई? उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये धनात्मक होती है, ऋणात्मक, शून्य होती है, या फिर अपरिमित होती है? तो आप याद रखें उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है ये धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है भाई? डॉल्फिन है या हाथी, हिरण है या फिर हिप्पोस है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी अगर कोई है तो वो डॉल्फिन होती है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2009 में, ठीक है, और गंगा डॉल्फिन को किया गया था। प्रश्न है कि बर्फ़ का जो गलनांक बिंदु है ये कितना होता है? तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि बर्फ़ का जो गलनांक बिंदु है ये 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है भाई? मानव के आमाशय में, तो आप याद रखें मानव का जो आमाशय होता है इसमें लैक्टिक अम्ल होता है उत्पन्न, या फिर HCl, या फिर साइट्रिक अम्ल, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl भाई सब जो हैं ये आमाशय में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था भाई? प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है ये आइंस्टीन ने दिया, या फिर प्लांक ने, न्यूटन ने दिया, या फिर फैराडे ने? तो आप याद रखिएगा कि यह प्लांक के द्वारा दिया गया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वयस्क मानव हृदय का जो औसत वजन होता है लगभग
कितना होता है मानव हृदय का औसत वजन? 240 ग्राम या 300 ग्राम, 255 ग्राम या फिर 390 ग्राम? तो आप याद रखिएगा ये औसतन जो है 300 ग्राम होता है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपका हृदय है ना, जो आपका दिल है, किसी पर भी आ जाता है, बेचारा केवल 300 ग्राम का होता है, क्या किसी की चोट ये सह पाएगा? तभी तो कोई किसी को छोड़कर चला जाता है तो भारी टेंशन हो जाता है बेचारे को, चलो आ जाओ, दिल टूट जाता है क्योंकि है ही 300 ग्राम का। अब देखो, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है भाई सूर्य को देखने के लिए? तो आप याद रखना, सूर्य को देखने के लिए जो है स्ट्रोबोस्कोप का यूज़ करते हैं या टेलीस्कोप का, हेलीस्कोप का यूज़ करते हैं या सन मीटर का? तो आप याद रखें, सूर्य को देखने के लिए हेलीस्कोप का यूज किया जाता है। विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर भाई कौन सा होता है? सबसे तेज जमीनी जानवर, तो आप याद रखें, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर अगर कोई है तो वो है चीता। अगला प्रश्न है, देखिए चीते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये एसिनोनिक्स जुवेटस होता है। क्या होता है? एसिनोनिक्स जुवेटस होता है चीते का वैज्ञानिक नाम। प्रश्न है कि जी का मान किसके साथ भाई बढ़ता है? ऊंचाई में अगर वृद्धि होगी तो जी का मान बढ़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का, या फिर आयतन में वृद्धि के साथ, या आयतन में कमी के साथ, या ऊंचाई में कमी के साथ? तो आप याद रखें, ऊंचाई में कमी के साथ जी का मान जो है बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है भाई? क्लोरोफिल है, या फिर मेलानिन है, या रोडोप्सिन है, या हीमोग्लोबिन? हाँ, तो मनुष्यों में पाया जाने वाला जो श्वसन पिगमेंट है ये है हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन सा है? हीमोग्लोबिन होता है। आगे बढ़ते प्रश्न है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो आप याद रखना, लेंस की शक्ति की जो एसआई इकाई है ये डायोप्टर होती है। क्या होती है भाई? डायोप्टर होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बेहद ही आसान है। देखो विकल्प है कि जानवस्थी, या उरुस्थी, या टीबिया, या जांग की हड्डी। तो अच्छे से याद रखना कि जो सबसे लंबी हड्डी है ये जांग की हड्डी होती है। ठीक है भाई, कौन सी होती है? जांग की हड्डी होती है। कमेंट कीजिएगा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम बताइएगा भाई। ठीक है, बस इतना मैं बता देता हूँ कि बेचारी कान में रखी होती है, लेकिन नाम आपको कमेंट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो ये लो, ये आ भी गया, कुछ लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा। सबसे छोटी हड्डी जो होती है बेचारी स्टेपीज होती है, जो कि हमारे कान में रखी हुई होती है, कान में पाई जाती है मतलब। आगे बढ़ते प्रश्न है कि उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइएगा। उत्प्लवन बल का जो है द्रव के घनत्व और आयतन पर प्रभाव पड़ता है। इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, परिमाण। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर थायरोक्सिन? बताइएगा। तो आप याद रखिएगा कि आयोडीन के संश्लेषण के लिए जो है थायरोक्सिन आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए बेहद आवश्यक है। किसके लिए भाई? थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि जो है फूल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, या फिर अनुप्रस्थ, सुपर, या फिर यांत्रिक? तो आप याद रखिएगा कि जो ध्वनि तरंगें हैं ये यांत्रिक तरंगें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग आपको हो जाएगा? आपके शरीर में अगर विटामिन सी की कमी है तो आपको कौन सा रोग होगा? तो आप याद रखिएगा, रिकेट्स होगा, या बेरी, स्कर्वी होगा, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस? तो आप याद रखेंगे अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो आपको 100% स्कर्वी रोग होना ही होना है। अगला प्रश्न है, उससे पहले देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, विटामिन सी खट्टी चीज़ों में आपको मिलेगा, जैसे कि संतरा है, नींबू है, आंवला है और टमाटर है। इन सभी में जो है विटामिन सी मिलने वाला है आपको। प्रश्न है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना, इसे बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल है बल कहलाएगा। अब देखिएगा,
न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उसे वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा वस्तु के द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। प्रश्न है कि क्षय रोग किसके कारण होता है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि जो क्षय रोग है ये प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु या कवक, तो आप याद रखें ये जीवाणु के द्वारा जो है क्षय रोग होता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस द्वारा होने वाला एक रोग है और ये दरअसल किसी भाई फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है। विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है या न्यूट्रॉन की गति से या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। तो आप ये अच्छे से याद रखें कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा जो है संचरित होती है या बनती है, ऐसा पर कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी और विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलियम एक क्या है भाई। पेनिसिलियम एक विषाणु है या कवक, जीवाणु है या शैवाल। तो आप याद रखिएगा पेनिसिलियम जो है एक कवक है। क्या है, एक कवक है। आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि पेनिसिलिन का जो आविष्कारक है ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और पेनिसिलियम एक मृतोपजीवी कवक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है भाई। तो याद रखिएगा किसी भी वस्तु के द्रव्यमान का जो मापन होता है ये जड़त्व कहलाता है। अगला प्रश्न है राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम क्या बनाते हैं भाई, वसा या फिर लिपिड या प्रोटीन या फिर स्टार्च। तो आप याद रखिएगा कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं साथियों, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा राइबोसोम एक जटिल संरचना होती है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में एमिनो एसिड से क्या बनाता है भाई, एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण भाई ऊपर चढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या किसकत्व बल के कारण या विसरण के कारण या परासरण के कारण। तो आप याद रखिएगा किसकत्व के कारण जो है लालटेन की जो बत्ती होती है उसमें मिट्टी का तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, बताइएगा। पादप कोशिकाओं में केवल क्या पाया जाता है। तो आप याद रखें गोल्जी का या माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या केंद्रक। तो आप याद रखिएगा लवक है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो कि दोहरी झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है जिसमें अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है भाई, ऊर्जा की बताइएगा। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, बताइएगा। हैजा या खसरा, मलेरिया या फिर मधुमेह। तो आप याद रखिएगा मधुमेह है जो एक संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है भाई, दिशा और परिमाण। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि दिशा और परिमाण जो है ये दोनों के दोनों संवेग में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और संवेग एक सदिश राशि होती है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी भाई कौन सी है, अंशपेशी है या स्टेपेडियस है या टिबियालिस है या हृदय। सबसे छोटी मांसपेशी की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी मांसपेशी है ये स्टेपेडियस है। इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, क्या है भाई, स्टेपेडियस। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, हर बुक में आपको ये प्रश्न नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। तो आप याद रखें ये एक्स वाई समूह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्रण प्रकृति में हो सकता है समांगी या विषमांगी, समांगी विषमांगी दोनों या फिर शुद्ध पदार्थ। तो आप याद रखिएगा
समांगी और विषमांगी दोनों तरह का मिश्रण हो सकता है प्रकृति में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रकृति में मिश्रण समांगी विषमांगी दोनों होता है। समांगी मिश्रण जैसे कि नमक और जल का मिश्रण, विषमांगी मिश्रण जैसे कि मिट्टी और रेत का मिश्रण। ठीक, अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। तो जल के कितने अणु साथियों, कमेंट करें सभी लोग। याद रखिएगा, जल के 5 अणु हैं जो कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है भाई। लोहे को कठोर करना है और मजबूत अगर बनाना है तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, NaCl किसका रासायनिक सूत्र होता है। NaCl बताइएगा भाई। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि NaCl जो है ये किसका भाई, नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिएगा, प्रश्न है कि निष्क्रिय विलयन का pH मान कितना होता है। तो आप याद रखें, निष्क्रिय विलयन का जो pH मान है ये 7 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि इन 50 प्रश्नों में से आपके 45 प्लस स्कोर तो रहा होगा। आपका कितना स्कोर रहा कमेंट जरूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखिएगा। पूरा साइंस हम आपको कवर करवाएंगे, और हम जो साइंस आपको करवा रहे हैं ये PYQ की पूरी एक किताब करवा रहे हैं। NCERT वाला साइंस भी अलग से आपको एक किताब करवा रहे हैं। तो 2-3 किताबें हम आपको कवर करवा रहे हैं।